Hi, from today I'm going to start the polity, and if you are preparing for the UPSC or any other competitive exam, it is going to be helpful for you. So myself Ahmad and once again I welcome to all of you on my channel UPSC Knowledge Network. तो चलिए आज से हम एक पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि वीकली बेसिस पे वीडियो अपलोड होगा। हर वीक एक वीडियो अपलोड होगा और आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 4 आर्टिकल को कवर करता है। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। तो चलिए हम वन बाय वन बात करते हैं। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत इज एन यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है एक यूनियन ऑफ स्टेट है। तो चलिए हम समझते हैं कि किस तरह का यूनियन ऑफ स्टेट है। देखिए जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तब ऐसा कहा जाता था कि इंडिया विल स्प्लिट इनटू मेनी पार्ट्स, कि इंडिया जो है कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ऐसा कहा जा रहा था। इसलिए जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा था तो इस बात को माइंड में रख के लिखा जा रहा था ताकि हम जो स्टेट है उसको इंडिया में इंटीग्रेट करके रख सके। एंड दैट्स वाई जब इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उसमें जो क्या बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत इज एंड द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो एक भारत है एक यूनियन ऑफ स्टेट है बट विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। एक यूनियन ऑफ स्टेट तो जरूर है लेकिन विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसपे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा ताकि जो इंडियन स्टेट है उसको इंटीग्रेट करके रख सके। ठीक है, तो चलिए देखिए इंडिया जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उसी तरीके से यूएस भी एक यूनियन ऑफ स्टेट है। तो चलिए हम समझते हैं कि इंडिया और यूएस के यूनियन ऑफ स्टेट्स में अंतर क्या है। देखिए जब 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, 1776 में जब अमेरिका ब्रिटेन से आजाद हुआ, तब वहां 13 कॉलोनीज हुआ करती थी और ये 13 कॉलोनी आपस में इंटीग्रेट हो गए बाय एन एग्रीमेंट, है ना। एग्रीमेंट के थ्रू ये 13 जो स्टेट है, ये 13 जो कॉलोनीज हुआ करती थी वो इंटीग्रेट हो गए और आगे चल के यही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना। ठीक है, तो देखिए दोनों के फॉर्मेशन में कितना अंतर है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट द यूएस इज द ट्रू एग्जांपल ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर, है ना। यूएस जो है ट्रू एग्जांपल है फेडरल स्ट्रक्चर का, बट इंडिया इज नॉट द फेडरल स्ट्रक्चर, रादर देन इंडिया इज ए क्वाजी फेडरल। क्वाजी मतलब विच इज नॉट कंप्लीट। तो इंडिया जो है वो कंप्लीट फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है बट फेडरल स्ट्रक्चर है बिकॉज देयर इज द सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया जो एक भारत है एक यूनियन ऑफ स्टेट है विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है। सेकेंड पॉइंट, इंडियन स्टेट्स आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनियन बाय एनी एग्रीमेंट लाइक अमेरिकन फेडरेशन सिस्टम। जो इंडियन स्टेट है वो यूनियन के साथ किसी भी एग्रीमेंट के तहत इंटीग्रेट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आर्टिकल 1 जो है ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत इज एन यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है एक यूनियन ऑफ स्टेट है विथ a strong central government first. Second, Indian states are not incorporated into the union by any agreement like the American Federation system. तो चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 2 के बारे में। देखिए टॉक्स आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट द एडमिशन या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट या टेरिटरी विच इज अर्लियर नॉट पार्ट ऑफ कंट्री। ठीक है, तो देखिए जो आर्टिकल जो 2 है ये अलाउ करता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को बाय लॉ एडमिट कर सकता है किसी भी न्यू स्टेट को, है ना। किसी भी न्यू स्टेट को एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है, किसी भी न्यू स्टेट को एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है या किसी भी न्यू स्टेट या टेरिटरी को अपने अंदर इंटीग्रेट कर सकता है विच इज अर्लियर नॉट पार्ट ऑफ द कंट्री। जो कि पहले से देश का पार्ट नहीं हो उसको हम अपने इंडिया में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं कि 35 एंड 36 अमेंडमेंट के तहत हमने सिक्किम को पहले एसोसिएट बनाया और फिर फुल फ्लेज स्टेट बना दिया। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि यदि किसी भी स्टेट को अगर इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट करना है या किसी भी टेरिटरी को इंडिया में इंटीग्रेट करना है तो हम उसको आर्टिकल 2 के थ्रू करेंगे। एग्जांपल हम और एक देते हैं, जैसे कि एग्जांपल
2015 लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड द बांग्लादेश। ठीक है, तो 2015 में क्या होता है कि एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होता है बिटवीन इंडिया एंड द बांग्लादेश। ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये हुआ क्या था। देखिए, इसको समझने के लिए पहले सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि देखिए 2015 में जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होता है, जिसमें जो इनक्लेव्स होता है वो अदला बदली होता है, मतलब एक्सचेंज किया जाता है। चलिए हम आपको समझाते हैं कि कैसे। इनक्लेव्स इज नथिंग बट अ टेरिटरी व्हिच इज सराउंडेड बाय द लार्ज टेरिटरी। इस इनक्लेव कैसे होता है कि देखिए ये जो आपका ये जो आप लैंड देख रहे हैं, ये लैंड जो आप देख रहे हैं, ये लैंड बाउंड्री है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये पूरा बांग्लादेश का पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑरेंज क्रीम आप जो देख रहे हैं, ऑरेंज कलर का ये जो देख रहे हैं, इसको हम इनक्लेव्स बोलते हैं, जो कि इंडिया का पार्ट है। लेकिन है कहाँ? ये बांग्लादेश के अंदर में है, लेकिन इनक्लेव्स किसका है? इंडिया का है। उसी तरीके से मान लीजिए जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, ये जो इनक्लेव्स है बांग्लादेश का, लेकिन ये किसके पार्ट में है? इंडिया में है। तो इस तरह के जो है, इस तरह के बहुत सारे इनक्लेव्स थे जो कि बांग्लादेश के अंदर में थे, है ना, इनक्लेव से। तो अब इंडिया ने क्या किया, और इंडिया और बांग्लादेश ने क्या किया, 2015 के लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत क्या किया, इंडिया ने कहा कि देखिए ये जो टेरिटरी है ये तो इंडिया का है, लेकिन ये आपके पार्ट में है, इसलिए ऐसा करते हैं कि आप ये इनक्लेव्स रख लीजिए और ये जो ग्रीन वाला इनक्लेव्स है हमको दे दीजिए। ठीक है, तो क्या होता है कि इंडिया गॉट 51 इनक्लेव्स फ्रॉम द बांग्लादेश and Bangladesh got 111 enclaves from the India। तो 51 जो इनक्लेव्स थे इंडिया ने बांग्लादेश से लिए, और इसके बदले में 111 छोटे छोटे इनक्लेव्स जो है वो बांग्लादेश को दिए। तो आपको ये सिर्फ समझना है कि आर्टिकल जो टू है ये बात करता है कि यदि कोई भी स्टेट को एस्टेब्लिशमेंट करना है या कोई भी टेरिटरी को इंडिया में इंटीग्रेट करना है जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है, उसके लिए हम आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 3। तो चलिए हम आर्टिकल 3 के बारे में बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट बाय द सेपरेशन, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑफ द स्टेट, अल्टरिंग ऑफ द बाउंड्रीज, चेंजिंग द नेम ऑफ द स्टेट एक्सेट्रा। जो आर्टिकल 3 जो है ये बात करता है विद इन द इंडिया। जैसे मान लीजिए कि यूपी के अंदर ही हमें किसी दूसरे स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ जाए, जैसे यूपी के अंदर हमको दूसरा कोई स्टेट बनाना है, तो हम आर्टिकल 3 का प्रयोग करेंगे, है ना। यदि दो स्टेट के बीच में अगर बाउंड्री को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे। यदि अल्टरिंग ऑफ द बाउंड्रीज, यदि फिर बदल करना है बाउंड्री में, तो हम आर्टिकल 3 का प्रयोग करेंगे। या चेंजिंग द नेम ऑफ द स्टेट, यदि किसी स्टेट का नेम चेंज करना है तो भी हम आर्टिकल 3 का प्रयोग करेंगे। तो आप एक बात हमेशा याद रखिए, आर्टिकल जो 2 है वो भी बात करता है क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट या टेरिटरी की, लेकिन हम उस न्यू स्टेट की बात करते हैं जो कि इंडिया की पार्ट नहीं है। लेकिन आर्टिकल 3 जो बात करता है वो विद इन द इंडिया, इंडिया के अंदर में ही जो हमको न्यू स्टेट का क्रिएशन करना है उसकी बात करता है। जैसे एग्जांपल, द फॉर्मेशन ऑफ द तेलंगाना फ्रॉम द आंध्र प्रदेश इन 2014, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ द झारखंड फ्रॉम द बिहार इन 2000, है ना। जैसे कि झारखंड का फॉर्मेशन हुआ बिहार से 2000 में। ठीक है, ठीक है, अब इस बात को याद रखिएगा। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ द उत्तराखंड फ्रॉम द यूपी, द फॉर्मेशन ऑफ द छत्तीसगढ़ फ्रॉम द मध्य प्रदेश। ठीक है, एक बात आप याद रखिएगा, पहला इंडिया में जो पहला स्टेट है वो आंध्र प्रदेश है, जिसको लैंग्विस्टिक के आधार पे फॉर्म किया गया था, है ना। तो याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेट वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन 1956 दैट इज आंध्र प्रदेश, and it was only possible due to the fast into death of the पुट्टी श्री रामुल्ला। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। देखिए आर्टिकल 4 के बारे में बात करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो फर्स्ट शेड्यूल है वो क्या है और फोर्थ शेड्यूल है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले हम ये समझते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल क्या है। देखिए फर्स्ट शेड्यूल टॉक्स अबाउट द नेम ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। जो फर्स्ट शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बात करता है नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी की, और फोर्थ शेड्यूल जो है
है, ये बात करता है एलोकेशन ऑफ द सीट इन द राज्यसभा। हम ये आपको क्यों बता रहे हैं, देखिए आर्टिकल 4 क्या होता है कि बोलता है कि जो भी चेंजेस आएंगे आर्टिकल 2 के तहत या आर्टिकल 3 के तहत, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने पड़ेंगे और फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब कैसे, देखिए फर्स्ट स्टेट बात करता है कि नेम ऑफ द स्टेट, यदि आप किसी न्यू स्टेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आपको नेम उसका रखना पड़ेगा, तो फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस आएंगे। यदि आप न्यू स्टेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आपका जो सीट जो एलोकेशन होता है राज्यसभा में, तो उस स्टेट से भी एमएलए राज्यसभा में सीट उनका भी एलोकेशन होगा, तो इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो आर्टिकल 4 क्या करता है, और देखिए फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस लाने के लिए इसका ये मतलब होता है कि यू आर गोइंग टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने जा रहे हैं। और यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने जा रहे हैं तो यू विल हैव टू यूज द आर्टिकल 368, है ना। आर्टिकल जो 368 है वो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यदि आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। तो आर्टिकल 4 क्या करता है, आर्टिकल 4 इट अलाउज टू बाईपास आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 4 जो ही अलाउ करता है कि आप बाईपास कर सकते हैं। मतलब क्या कि आप जैसे कि आर्टिकल 2 के तहत और आर्टिकल 3 के तहत यदि कोई भी लॉ बनाते हैं या कोई भी पार्ट को इंडिया में इंटीग्रेट करते हैं, या विद इन द इंडिया यदि आप किसी स्टेट के नेम को चेंज करते हैं या न्यू स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं है, आप इसको बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 4 जो है ये अलाउ करता है टू बाईपास आर्टिकल 368 को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी पास करने पड़ते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, इसलिए आपको इस आर्टिकल 368 को आप बाईपास करके आप एक सिंपल मेजोरिटी के साथ आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं, इसलिए आर्टिकल 4 को इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आए तो आप मेरे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें ताकि आई कैन प्रोवाइड यू द मोर वीडियोस रिलेटेड टू पॉलिटी। और जो कंप्लीट पॉलिटी है ना, वो पूरे कंप्लीट पॉलिटी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।